अंदर ही फंक्शन को कॉल करते हैं, दैट इज नोन एज रिकर्जन। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। प्रिंट फंक्शन हमने डिफाइन किया था, print function is calling itself within that function, that is known as recursion, function calling itself basically। तो यहाँ पे हमने print के अंदर ही उसी फंक्शन को फिर से कॉल कर लिया है फॉर अनदर पैरामीटर। हमने बोल दिया कि print को ही कॉल कर दो फॉर 2, तो अब 2 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे जब फिर से ये स्टेटमेंट पे है, इसको हम डिबग करके देखते हैं। स्टेप वाइज हम देख लेंगे इसके थ्रू कि प्रोग्राम के अंदर हो क्या रहा है। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम को डिबग करके देखते हैं कि हो क्या रहा था यहाँ पे। सेकेंड, अभी ये मेरा प्रोग्राम बिल्ड नहीं हुआ है। हाँ देखो, अब ये एरर क्यों आ रहा है ये भी समझेंगे हम। उसी के बाद हमारा रिकर्जन कंप्लीट होगा। अभी रिकर्जन कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ तक नहीं होता रिकर्जन की फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। भाई हो गया बस आसान काम, नहीं आप पहले क्यों नहीं बोल दिया, बस हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद तो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है रिकर्जन, इसके आगे भी समझना जरूरी है, वरना तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे प्रोग्राम को। तो क्या हुआ यहाँ पे, हमने इसको डिबग करके देखना है। अभी एरर आ रहा है शायद, इसलिए डिबग नहीं हो रहा है। हाँ अब आया, ठीक है, ये दिख रहा है ना सबको। अब हमारा प्रोग्राम डिबग होना स्टार्ट हो गया, मतलब प्रिंट के अंदर यहाँ पे हम मुझे दिखा रहा है कि आपने s की वैल्यू 1 दी है, उसी के साथ आगे बढ़ रहा है हमारा। हमने यहाँ से डिबगिंग स्टार्ट की थी int s is equals to 1 से, और ये डिबग करने का मतलब ये होता है कि लाइन बाय लाइन तुम्हें दिखाएगा कि प्रोग्राम में हो क्या रहा है। मैंने int s is equals to 1 से स्टार्ट किया, नेक्स्ट लाइन पे आए हम, मेरे प्रोग्राम ने मुझे बताया आपने प्रिंट के अंदर वेरिएबल को s1 दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब तो यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर लिया, तो सीधा इस लाइन से कौन सी लाइन पे जाएगा, लाइन 4 से सीधा हमारा प्रोग्राम लाइन 6 पे जाएगा, अब क्योंकि हमने प्रिंट को कॉल किया है। नीचे आ गया, नीचे इसने देख लिया कि प्रिंट के अंदर n की वैल्यू 1 दी गई है और प्रिंट करनी है मुझे स्टेटमेंट 1, ठीक है। इसको पता है कि हाँ भाई प्रिंट हमें 1 करना है। नेक्स्ट लाइन में आए, इसने फिर से देखा कि फिर से प्रिंट को कॉल किया गया है, इस बार n इज इक्वल्स टू 2 के लिए। n प्लस 1 क्यों हुआ हमारा यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 1 दी गई थी, हमारे सिस्टम ने पहले देख लिया, और उसके बाद n प्लस 1 के लिए प्रिंट को इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पे बताया हमें कि n की वैल्यू 1 ली है मैंने, और अब प्रिंट को n प्लस 2 के लिए इम्प्लीमेंट कर देगा। प्रिंट अब क्या होगा 2, दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है। अब वापस हम प्रोग्राम पे जा रहे हैं, वापस उसी प्रिंट फंक्शन को फिर से चलाएगा ये, इस बार प्रिंट करेगा 2। फिर नीचे आया, फिर इसने हमें बताया कि n की वैल्यू मैंने 2 ली हुई है, और अब प्रिंट चलेगा 2 प्लस 1, यानी प्रिंट चलेगा 3 के लिए। वापस फंक्शन की बॉडी में जाएगा और अब प्रिंट करेगा 3। फिर नीचे आएगा, फिर इसने हमें बताया n की वैल्यू 3 है, प्रिंट इंप्लीमेंट होगा फॉर n प्लस 1 यानी 4, अब प्रिंट होगी 4। ये बात समझ में आ गई सबको। इस तरीके से ये यहीं क्यों मुंह में जा रहा है, क्योंकि हमने सिस्टम को क्या इंस्ट्रक्शन दी है कि प्रिंट करो n, फिर प्रिंट की वैल्यू n की वैल्यू एक बढ़ा दो, फिर से प्रिंट करो, फिर प्रिंट करो, फिर प्रिंट करो। यही अभी हमारी इंस्ट्रक्शन यहीं तक लिमिटेड है कि प्रिंट स्टेटमेंट मैंने लिखी है, प्रिंट करो, और फिर मैंने प्रिंट फंक्शन कॉल किया है फॉर n प्लस 1। ये चीज हमारी रिपीटेडली काम कर रही है, कोई शक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, समझने वाली बात है कि यहाँ एक प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम में। जब मैंने रन किया तो एक एरर आया। क्या एरर आया था ये देख रहे हो, recursion.print जावा, ऐसे करके बहुत लंबे चौड़े एक के बाद एक एरर आए जा रहा है। क्यों आ रहा है एक्चुअली है, हमने प्रोग्राम को कहीं रुकने के लिए तो बोला ही नहीं है, हम मतलब काम कराए जा रहे हैं बेचारे से। प्रिंट करो, फिर वापस प्रिंट को कॉल कर दिया, फिर प्रिंट करो, फिर वापस प्रिंट को कॉल कर दिया, कोई मतलब कहीं पे रोका ही नहीं। तो देख लो अब यहाँ पे, ये देखो हमारे प्रोग्राम ने कब तक सहा कि यार ये तो रुक ही नहीं रही, प्रिंट ही कराया जा रहे हैं 20,000 समथिंग, एक सेकेंड 20,150 तक प्रिंट किया, सहा बेचारे ने कि यार प्रिंट ही कराया जा रहा है।
फिर इसने हमें एरर दिया विच इज कॉल्ड द वेरी फेमस वेबसाइट का नाम स्टैक ओवरफ्लो एरर। स्टैक ओवरफ्लो एरर का क्या मतलब होता है ये भी हम अभी डिटेल में समझेंगे। स्टैक ओवरफ्लो यहाँ पे क्यों हुआ, किसी को याद है? हमने स्टैक पढ़ा था एक बार, मेमोरी मैनेजमेंट किया था, वहां पे दो टाइप्स की मेमोरी होती थी, स्टैक और हीप। और स्टैक के अंदर क्या होता है, स्टैक हमने ऐसे पढ़ा था, स्टैक एक, ये मैंने एक बकेट टाइप बनाई है, ये हमारा स्टैक है। अब हो क्या रहा है, हमने जितनी बार फंक्शन को कॉल किया है ना, जितनी बार हमने यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है n+1 टाइम्स, ठीक है, और रन होता जा रहा है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, स्टैटिक वॉइड प्रिंट, इसका कोई स्टॉपिंग पॉइंट तो है ही नहीं भैया, ये चलता ही जा रहा है। तो इसलिए हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है, यहाँ सिंपली ऐसा आउट लिख दिया है मैंने, जो कि n को प्रिंट कर रहा है, ठीक है, इतना सा है हमारा प्रोग्राम। हो क्या रहा है, प्रिंट सबसे पहली बार कॉल हुआ, प्रिंट सबसे पहली बार जब कॉल हुआ तो यहाँ पे लिख देती हूँ। अच्छा, बिफोर प्रिंट सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होता है, सबसे पहले हमारा मेन इंप्लीमेंट होता है, और जितने भी हमारे फंक्शन कॉल करते हैं ना हम, वो स्टैक के अंदर अलाइन होते रहते हैं। कोई भी प्रोग्राम तुम बनाओगे उसमें कोई फंक्शन कॉल करोगे, वो सारे प्रोग्राम्स जो है वो फंक्शंस, एज फंक्शन की जो स्टेटमेंट है वो तुम्हारे स्टैक के अंदर अलाइन होती रहेगी। अब यहाँ से ना बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीज मेरे को बताएगा नहीं, ये एक अंदर का इम्प्लीमेंटेशन है जो मैं समझा रही हूँ, और ये बहुत जरूरी है। ये चीज अगर तुम्हें समझ में आ गई तो जिंदगी में ये चीज भूलोगे नहीं कि ये प्रोग्राम इंटरनली कैसे रन करता है। और इसके बाद तुम्हें रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि रिकर्शन क्या होता है। आज तुमने डेफिनेशन तो सुन ली कि हाँ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, लेकिन ये चीज अगर तुमने समझ ली तो तुम्हें कभी भी भूलेगी नहीं ये चीज लाइफ में कि ये हम क्यों बोलते हैं कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, रिकर्शन का क्या मतलब है, फंक्शन कॉल्स का क्या मतलब है। सबसे पहले हमने 1 के लिए प्रिंट हमारे फंक्शन का नाम था, प्रिंट को रन किया था, फिर हमने उसी फंक्शन को प्रिंट को 3 के लिए कॉल किया था, सॉरी ये 1 था, फिर हमने 2 के लिए कॉल किया था, फिर वही चीज हमारी प्रिंट 3 के लिए हो रही है। स्टैक में जब भी हम फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं तो दो चीज यहाँ पे हम हमेशा याद रखनी है, लिख लो कहीं पे, नहीं भी लिख रहे हो तो ये चीज हमेशा याद रखनी ही है, मतलब इसे भूलने का स्कोप नहीं है हमारे पास। दो चीज है, दो पॉइंट्स जो हमेशा याद रखते हैं। कोई भी प्रोग्राम जब रन हो रहा है उसमें कोई फंक्शन है तो सारी फंक्शन कॉल्स हमेशा स्टैक में जाती है, पहली बात तो ये मेन फंक्शन है, उसके बाद तुम जो भी फंक्शन कॉल कर रहे हो, हम कोई भी प्रोग्राम रन कर रहे हो उसके अंदर जितने भी फंक्शन कॉल है वो स्टैक के अंदर अपने आप को अलाइन करती हैं जब तक कि उनका आंसर नहीं मिल जाता। हमने जब प्रिंट मेन फंक्शन के अंदर हमने मेन को कॉल किया था, मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट लिखी थी, और प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हम प्रिंट n+1 करते गए। हमारा जो फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट था प्रिंट 1, अभी तक हमारे मेन को उसका भी आंसर नहीं मिला था, क्योंकि ये स्टेटमेंट जब हमने अभी डीबग करके देखा था, प्रिंट के एक बार प्रिंट में आने के बाद क्या हमारा प्रोग्राम वापस मेन में गया उसे रिजल्ट देने के लिए, हम मेन से प्रिंट पे आए थे, उसके बाद ये यहीं घूमता जा रहा था, आपस में यहीं पे प्रोग्राम घूमता जा रहा है और वापस मेन पे गए ही नहीं हम, कि हम वापस अपना रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करा पाए, वो चीज अभी तक हुई नहीं, क्योंकि हम मेन को हमने वापस रिजल्ट दिया ही नहीं अभी तक। मेन था हमारा यहाँ पे ऊपर जो हमने मेन का रखा था, और हम मेन में वापस नहीं गए थे, इसीलिए हम अभी तक वापस वहां पे आए ही नहीं है। तो जब तक हमारा प्रिंट जो है रिजल्ट नहीं वापस भेजेगा ना, तब तक वो जो फंक्शन कॉल है वो स्टैक के अंदर ही रहती है। इस चीज को मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि while the function has not finished executing, the function will remain in the stack.
क्या मतलब हुआ इस लाइन का? जब तक हमारा प्रोग्राम आंसर को वापस रिटर्न नहीं कर देता हमारे मेन को, यानी जब तक उसका एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं हो जाता, तब तक द फंक्शन विल रिमेन इन द स्टैक। ये इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, कोई और मतलब कहीं तुम्हें किसी क्लास में ऐसे बताया नहीं जाएगा कि पीछे बैक एंड पे क्या रन हो रहा है। स्पेशली जब अपने कॉलेज की क्लास में पढ़ोगे तब तो बिल्कुल नहीं बताएगा। तो अनटिल तुम्हें कोई बहुत अच्छा टीचर मिल जाए जो तुम्हें पीछे की कहानी भी बताने में इंटरेस्टेड हो, तो ये चीज बहुत ध्यान से सुनो। जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मेन भी हमारा एक फंक्शन कॉल है जो कि बिना बताए रन होता है, एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। तो सबसे पहले मेन रन होता है। मेन विल रिमेन इन द स्टैक जब तक मेन डज नॉट फिनिश एग्जीक्यूटिंग। और मेन अभी तक हमारा एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ है फाइनली? क्योंकि ये जो कर्ली ब्रैकेट लगा रहे हैं ना आगे पीछे, इसकी सिग्निफिकेंस है। ये जो हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, लास्ट वाला कर्ली ब्रैकेट क्लोज तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि तुम फाइनल आंसर लेके वापस अपने प्रोग्राम पे नहीं वापस रिटर्न नहीं हो जाते मेन के ऊपर। ये था पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? when a function finishes executing, it is removed from the stack and flow of program is concluded. ये दो पॉइंट्स जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने, फॉर फंक्शन कॉल्स एंड अल्टीमेटली फॉर रिकर्जन। कि फंक्शंस जब हम कॉल कर रहे होते हैं तो बैकएंड पे क्या हो रहा होता है। जितनी बार हम फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, जब तक कि हमारा फाइनल आंसर नहीं मिल जाता तब तक वो फंक्शन कॉल्स हमारी इसमें स्टैक के अंदर अलाइन होती रहेंगी। अब यहाँ पे ये सब अलाइन होता जा रहा है, प्रिंट 4 भी आ जाएगा, प्रिंट 5 भी आ जाएगा, जब तक कि हम एक बेंचमार्क नहीं सेट कर देते कि यार जब ये चीज हो गई हमारी, इसके बाद तुम रन करना स्टॉप कर दो प्रोग्राम को। हमारा यहाँ पे आउटपुट क्या था, हमें क्या चाहिए, प्रिंट कहाँ से कहाँ तक करना है, नंबर्स 1 to 5 तक हमें वेरी गुड नंबर्स प्रिंट करने थे। तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी फॉर प्रोग्राम टू स्टॉप, कि यहाँ पे रुक जाना है भैया आपको। एक बेस कंडीशन जिसको हम कहते हैं रिकर्जन में, इफ n इज इक्वल्स टू 5। हाँ इक्वल टू 6 होगा अगर 5 तक कराना है तो। नहीं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट 5 अल्टीमेटली रिटर्न। आया समझ में? हमने यहाँ पे सिंपली क्या लिखा, कंपेयर किया हमने वैल्यू को कि अगर हमारी n की वैल्यू 5 आए। अब हो क्या रहा था कि जब भी हम प्रिंट रन कर रहे हैं तो प्रोग्राम इस स्टेटमेंट से वापस ऊपर आता था ना, वापस प्रिंट स्टेटमेंट स्टार्टिंग प्रिंट वाला फंक्शन फिर से स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट करेगा। अब हमने एक बेस कंडीशन सेट कर दिया कि अगर n की वैल्यू 5 आए यहाँ पे तो 5 को प्रिंट करो और रिटर्न कर जाओ भाई वापस हमारे मेन पे। रिटर्न स्टेटमेंट खाली लिखने का मतलब है कि हम वापस उसे रिटर्न कर रहे हैं कि इस फंक्शन से रिटर्न हो जाओ मेन फंक्शन के ऊपर। आई ये बात समझ में?